वेलकम स्टूडेंट, मैं आकांक्षा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से आप अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब कभी आप कोई कंडीशन देते हैं और कंडीशन देते समय आपने इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी होती हैं, अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पे आपका जो प्रोग्राम है वो सीधे सीधे नेविगेट कर जाता है एल्स क्लॉज में, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद में एल्स क्लॉज में जो भी आपने दिया होता है स्टेटमेंट वो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो स्विच केस के बारे में बताने वाले हैं। स्विच केस आपका जो यूज़ किया जाता है वो मल्टीपल स्टेटमेंट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। जैसे स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखें तो द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग मल्टीपल चॉइसेस। यानी जब आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उसके साथ आपने किसी एक पर्टिकुलर चॉइस को सेलेक्ट करना होता है, तब यूज़ किया जाता है स्विच स्टेटमेंट का। द स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट बिगिंस विद द स्विच कीवर्ड। यानी जो भी आप जो है स्विच की कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट आपकी कहाँ से होती है, स्विच कीवर्ड के साथ में होती है। तो कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं कि कीवर्ड का मतलब जो सी के कंपाइलर में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, ऑलरेडी आपके इसमें स्टोर्ड होते हैं, उन्हीं रिजर्व वर्ड को कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। और कीवर्ड आपके सी के कंपाइलर में कितने रिजर्व है, 32। तो उन्हीं 32 कीवर्ड में से एक कीवर्ड है जिसका नाम है स्विच। और स्विच कीवर्ड का यूज़ किया जाता है मल्टीपल स्टेटमेंट को हैंडल करने के लिए, फॉलोड बाय अ ब्लॉक विच कंटेन्स द डिफरेंट केसेस। जब आप कभी भी अपना प्रोग्राम स्विच केस के साथ बनाते हैं तो आप स्विच कीवर्ड लगाते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और वहाँ पर अपना वेरिएबल देते हैं। वेरिएबल देने के बाद में आपको करली ब्रेस लगाना होता है। जैसे मेन के बाद में आप करली ब्रेस लगाते हैं या किसी भी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो आप करली ब्रेस लगाते हैं, वैसे ही स्विच कीवर्ड में भी आपको एक करली ब्रेसेस लगाना होता है एक ब्लॉक बनाने के लिए। और उसी ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना होता है, अपने सारे केसेस वाले स्टेटमेंट को देना होता है। तो ईच केस हैंडल द स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू एन ऑप्शन एंड एंड विद द ब्रेक स्टेटमेंट। जितने भी आप स्विच के अंदर केस देंगे वो सभी केस यूज़र के ने जो भी नंबर प्रेस किया हो या यूज़र ने जो भी ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। और वो जितने भी केसेस होते हैं उनके लास्ट में लगाया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे एक छोटा सा सिंटैक्स हम आपको बता रहे हैं, ये सिंटैक्स है यानी कैसे आपको अपने प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या रखना है, स्विच कीवर्ड रखना है। और इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रखना होगा, वेरिएबल। यहाँ पर वो वेरिएबल आपका होगा जिसमें आप यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराएंगे। वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू आपकी कैरेक्टर भी हो सकती है, लेकिन आप कभी भी वैल्यू को स्ट्रिंग या फ्लोटिंग नंबर नहीं दे सकते हैं। तो देखेंगे स्विच रखा, फिर वेरिएबल दिया, इसके बाद यहाँ पर केस रखते हैं। केस रखने के बाद में यहाँ कांस्टेंट 1 लिखा है। अब केस में जो कांस्टेंट लिखा है इसको केस लेबल बोलते हैं। और केस लेबल आप ऐसे रख सकते हैं जैसे आपने कहा केस 1 या केस ए, इस टाइप में आप कुछ भी रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपने लिया केस, फिर यहाँ पर आपको अपना कांस्टेंट रखना है, तो केस कांस्टेंट 1 मैंने ले लिया। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर आपको इस केस के अंदर क्या करना है। अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तो 1 के अंदर आपको जो भी कुछ करना है वो आपको देना होता है अपनी स्टेटमेंट्स में। इसके बाद में लास्ट में आपको क्या लगाना होता है, ब्रेक लगाना होता है। इसी तरीके से फिर आप केस कांस्टेंट 2 यहाँ पर डालते हैं और इसकी स्टेटमेंट दे देते हैं और इसमें भी आप ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ही आपको जितनी भी स्टेटमेंट देनी होती है वो सभी स्टेटमेंट आप आगे केस लगा करके उसे स्टेटमेंट दे केस लगाएंगे, कांस्टेंट देंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे और ब्रेक देंगे। ऐसे ही आगे आपको जहाँ तक भी स्टेटमेंट आपको देनी होती हैं वहाँ तक के केस लेवल आप लगा लेते हैं। लास्ट में आपको क्या करना होता है, डिफ़ॉल्ट लगाना होता है। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट लगाते हैं और डिफ़ॉल्ट के बाद में डिफ़ॉल्ट में आपको क्या देना है वो आप डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट में देते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका एल्स क्लॉज काम करता है। यानी अगर कंडीशन आपकी इनमें से सही है, कोई भी केस से मैच कर रही है, तब तो केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपने केस के अंदर जो वैल्यू दी है वो आपके केस लेवल से मैच नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में स्विच जो होगा वो सीधे कहाँ जाता है, डिफ़ॉल्ट में जाता है। और डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट है उसको वो प्रिंट कराता है, देन वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से स्विच केस का आपको एक छोटा सा मैंने अभी सिंटैक्स दिखाया है। आगे देखते हैं, कुछ हमारे पास में रॉन्ग स्विच केस एक्सप्रेशंस भी होते हैं। कभी कभी आपको ना पता होने के कारण आप रॉन्ग स्विच केस एक्सप्रेशन लगा देते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपको कभी कभी होता क्या है कि
एग्जाम में भी इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो उन्होंने एक रॉन्ग करके क्वेश्चन पूछा और फिर पूछेंगे व्हाट विल बी आउटपुट, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये रॉन्ग स्विच केस एक्सप्रेशन है तो आप उसका आउटपुट जो भी आएगा वो बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको जानना है कि केस में जो भी हम केस लेबल देते हैं वो केस लेवल में कौन सा ऐसा लेवल है जो रॉन्ग होता है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है द केस लेबल मस्ट नॉट बी एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। याद रखिए केस आप देते हैं, जो केस स्विच के अंदर जो आप केस लगाते हैं, इस केस में जो आप लेबल देते हैं, यानी यहाँ पर जैसे आपने 1 रखा या ए रखा, जो भी आप केस का लेवल यूज़ करेंगे उस लेवल में कभी भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं रखेंगे। मतलब आप कैरेक्टर बना सकते हैं, मतलब आप इंटीजर बना सकते हैं, लेकिन केस का लेवल आपका फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो मस्ट ऑलवेज बी इंटीजर एंड कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी आपको केस का लेवल कैसा देना है, या तो इंटीजर देना है और या फिर कैसा देना है, कैरेक्टर कांस्टेंट देना है। जैसे मान लीजिए सच एज जैसे दिया है केस 1.5 आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। ऐसे आपको केस का लेवल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है केस लेवल मस्ट नॉट बी अ स्ट्रिंग। केस का लेवल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे किसी का नेम हो गया, तो केस का लेवल कभी भी जो है एक कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल कैरेक्टर रखा जा सकता है बट सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा रखने का मतलब वो एक स्ट्रिंग हो जाता है। जैसे आपने लिया केस और केस के बाद में आप हेलो दे रहे हैं, तो हेलो हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को कभी भी हम केस का लेवल नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से द केस लेवल कांट बी अनदर वेरिएबल बट केस बी अ कांस्टेंट वेरिएबल। याद रखिएगा जो केस के अंदर जब भी कभी आप केस लगाएंगे और केस में जो आप लेवल देंगे होना चाहिए, जो भी आप केस के अंदर लेवल देंगे वो कभी भी आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल और एक कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस होता है। नॉर्मल वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू 5। अब a में हमने 5 को एलोकेट कर दिया और 5 यहाँ पर हम इनपुट करा रहे हैं, 5 हम केस में दे रहे हैं, तो ये हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है। और लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो है a इक्वल 5 ना दे करके इसको कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया हो, आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कांस्टेंट हम कैसे वेरिएबल को बनाते हैं। वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के 2 तरीके थे, एक आप कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के बनाते थे और दूसरा तरीका था कि हैश डिफाइन में आप अपना वेरिएबल जो है कांस्टेंट डिफाइन कर देते थे। तो उसका मतलब वो वेरिएबल आपका कांस्टेंट हो जाता था, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या होती थी, प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होती थी। तो यहाँ पर भी अगर आपका वेरिएबल नॉर्मल है तो इसको हम केस लेवल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आपने केस में जो भी वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल आपका कांस्टेंट है, तो उसको आप केस लेवल में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आगे जब हम प्रोग्राम आपको बताएंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है द केस लेवल कांट बी एन एक्सप्रेशन। केस का लेवल कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर आपने ले लिया केस, मान लीजिए आगे आपने केस लगाया हो केस a प्लस बी, तो केस का लेवल कभी भी आप कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, a प्लस बी, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाइड बी, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन को हम केस का लेवल नहीं रख सकते हैं। जैसे इसको एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। ये प्रोग्राम हमने आपको इफ एल्स के साथ में भी दिया है करने के लिए, वो आपको करके हमें देना है, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्विच केस के साथ में देखेंगे कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे इन अ वीक यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट्स। यानी आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको वीक यानी सप्ताह में जितने भी दिन हैं वो सभी दिनों को नाम डिस्प्ले करना है। जैसे संडे लेकर के आ जाए, मंडे लेकर के आ जाए, लेकिन इसका यूज़ किससे करना है, स्विच केस के साथ में करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप 1 प्रेस करें तो मंडे आ जाए, अगर आप कीबोर्ड से 2 प्रेस करें तो ट्यूसडे आ जाए, अगर आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करें तो जो है आपका वेडनेसडे आ जाए। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम इस तरीके से आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना हो। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेडर फाइल्स लगानी है, हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, इसके बाद में void मेन लगाएंगे, फिर यहाँ पर अपना जो है डेलीमीटर ओपन करेंगे यानी बॉडी प्रोग्राम की ओपन करेंगे। यहाँ पर इंट लिया और इंट में हमने क्या दिया, डे। अब ये डे नाम का हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, यानी इस वेरिएबल के अंदर यूज़र जो भी नंबर डालेगा उसी केस वाले एक्सप्रेशन को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। आगे आपने क्या दिया, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर लिखा एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7।
यानी आपको क्या करना है, इंटर कराना है यूजर से कोई भी नंबर, जो नंबर आपका 1 से 7 के बीच में हो। आप स्कैनअप लगाएंगे, %d लगाएंगे, $d कर देंगे। जब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर लिख के आएगा एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7। तो यूज़र 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर डाल सकता है। जो भी नंबर वो डालेगा वो डे में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में आपने लिखा स्विच। अब देखिए यहाँ पे स्विच हमने कीवर्ड लगाया और इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर आपको अपना वेरिएबल देना है। तो वेरिएबल हमारा क्या था, डे था। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डे कर दिया। डे करने के बाद में आपने यहाँ डेलीमीटर ओपन किया। ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक, यानी ये इस स्विच स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बन रहा है, जिस ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, सारे केसेस को अपने रखना होगा। और इसके बाद में सबसे पहले दिया केस 1। अब केस 1 जो आप लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका होता है कि आप लिखेंगे केस, फिर स्पेस, फिर यहाँ पर 1। और याद रखिए ये जो हमारा 1 है इसको हम लोग केस का लेवल बोलते हैं। और केस लेवल में आपको कुछ रूल अभी हमने बताए हैं कि केस लेवल कभी भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होगा, केस लेवल कभी भी आपका स्ट्रिंग नहीं होगा, केस लेवल कभी भी आपका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा, केस का जो लेवल होगा वो कभी भी आपका जो है कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। केस लेवल आपको रखना क्या है, या तो फिर आपको इंटीजर रखना होगा या फिर आपको कैरेक्टर रखना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर केस लेवल क्या रखा, 1 रखा। तो 1 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, यानी जब यूज़र 1 को प्रेस करे तो सीधे केस 1 में आए और केस 1 में लिखा क्या है, मंडे, वो मंडे को प्रिंट करें। मंडे को प्रिंट करने के बाद ब्रेक है, ब्रेक का मतलब प्रोग्राम इसी जगह से ब्रेक हो जाए, बाहर आ जाए। अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो आपका कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जब आप 1 प्रेस करेंगे तो 1 के बाद में जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी स्टेटमेंट आपके आउटपुट में शो होने लगेंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम 1 प्रेस करें तो मंडे दिखे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मंडे दिखे। तो मंडे दिखे, इसका मतलब मंडे दिखने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, इस जगह से ब्रेक हो जाए। इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। आगे केस 2 डाला। अब केस 2 में क्या लिखा, प्रिंटअप, और प्रिंटअप के बाद में ट्यूसडे लिख दिया। ट्यूसडे लिखने के बाद में फिर आपने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब अगर यूज़र 2 डालेगा तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से केस 3 है, 3 में वेडनेसडे है और वेडनेसडे में ब्रेक है। केस 4 है, केस 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रिंटअप थर्सडे, यानी अगर यूज़र 4 प्रेस करे तो थर्सडे करे और ब्रेक कर दे। इसी तरीके से अगर यूज़र केस 5 में आते हैं, 5 प्रेस करेगा तो फ्राइडे आ जाएगा। अगर यूज़र 6 प्रेस करेगा तो सैटरडे आ जाएगा। सेम एज अगर यूज़र ने 7 प्रेस किया तब क्या लिख करके आ जाएगा, संडे प्रिंट करेगा और यहाँ से ब्रेक कर देगा। इतना तो हमारा हो गया कि 1 से 7 के बीच में अगर कोई भी डिजिट करता है तो ये जो जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन मान लीजिए यूज़र ने 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 10 डाल दिया, या ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, कोई भी ऐसी चीज़ डाल दिया जो इन केसेस से मैच नहीं होती हैं, उस कंडीशन में वो सीधे कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आएगा। और डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट दी है, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट में दी है कि नॉट अ करेक्ट नंबर, तो हमें ये मैसेज दे दें। अगर हम करेक्ट नंबर ना डालें, अगर हम 1 से 7 के बीच का नंबर ना डालें तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए, नॉट अ करेक्ट नंबर। तो इस तरीके से आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लगा देना होगा, अपना बॉडी। यहाँ से आपको क्या करना होगा, अपना जो भी आपने डेलीमीटर लगाया था, जो आपने ब्लॉक ओपन किया था स्विच वाला, इस ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। लास्ट में आप गेट सी एस लगाएंगे और गेट सी एस लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा, जब गेट सी एस लगाएंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा, अपना ये जो आपने जो है मेन वाला फंक्शन खोला था इसको भी हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपको स्विच केस का प्रोग्राम बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल लगाया, मेन रखा, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसको यूजर से इनपुट कराएंगे, उस वेरिएबल को आपको स्विच में रखना है। अब मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करते समय हमसे बोला गया एंटर एनी नंबर 1 to 7। सपोज दैट मैंने जो नंबर इनपुट किया है डे के अंदर, वो नंबर हमने 3 इनपुट कर दिया। तो जब आपका 3 रहेगा तो डे की वैल्यू तो 3 हो गई। अब हम स्विच में गए, स्विच में डे में क्या है, 3 है। तो 3 का मतलब ये सीधे स्विच करा देगा, केस 1 में नहीं जाएगा, केस 2 में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ स्विच कराएगा, केस 3 में। केस 3 में गया, यहाँ वेडनेसडे प्रिंट करेगा और फिर इसे ब्रेक मिल जाएगा, मतलब ये सीधे गेट सी एच के पास आ जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को आप फिर से, आप मान लीजिए मैंने रन कराया, रन कराने के बाद इस बार हमने दे दिया 6। जैसे ही आपने यहाँ पर 6 दिया तो डे के अंदर 6 है। अब 6 है मतलब स्विच में जब हम डे में 6 है तो सीधे सीधे आपको केस 6 में ले आएगा और सैटरडे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जितने बार आप इस प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी नंबर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको डे के नेम डिस्प्ले करा देगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसको हम, जो आप स्विच केस के तरीके बना सकते हैं। स्विच केस के प्रोग्राम बनाना बहुत आसान होता है।
इसलिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर की क्या क्या एसोसिएटिविटी होती है, कौन कौन से हमारे ऑपरेटर होते हैं और उनकी क्या प्रेसिडेंस होते हैं। आपको याद होगा कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने बताया था ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर आपको पढ़ाया गया था कि ऑपरेटर इन सी। तो यहाँ पर ऑपरेटर के प्रेसिडेंस जानने हैं। हालांकि आप लोगों ने बॉड मास पढ़ा होगा कि आपको पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपका डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऐसे आप सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सी में भी जितने ऑपरेटर्स होते हैं ये सभी ऑपरेटर के अपने प्रेसिडेंस होते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे अपनी स्टेटमेंट में सॉल्व करना है। यानी जब कभी आपके पास में कोई स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट आने के बाद में वो स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, इसके लिए जानना जरूरी है ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी को। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बनी है, इसमें एक साइड में ऑपरेटर है, दूसरी साइड में एसोसिएटिविटी है और तीसरी साइड में इसके प्रेसिडेंस है। अब ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर हमने जो लगाया है ये पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो है इस ऑपरेटर को भी हम आगे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, इसको बोला जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर यहाँ पर डॉट ऑपरेटर है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन साइन है जिसको नॉट का बोलते हैं, ये आपका टाइल्ड का सिंबल है। इसी तरीके से प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, माइनस है, एम परसेंट है, एस्ट्रिक है। तो याद रखिएगा जब भी कभी कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है और उस एक्सप्रेशन में आपका अगर ब्रैकेट हो, तो ये तो सभी को पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में क्या सॉल्व होगा, अगर कहीं पर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे जैसे लिखा है सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला जो है आपका पैरेंथेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसी तरीके से आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी जो होती है ये हाईएस्ट होती है। ये हमने जो प्रायोरिटी यहाँ पर लिख रखी है ये आपकी नीचे से ऊपर की ओर है, यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है और इनकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो नीचे से ऊपर की ओर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई स्टेटमेंट आपके पास लिखी है तो पहले डिवाइड है, फिर आपका जो है डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी होगा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पर आपका जो है इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, मॉडुलो का साइन है, यानी रिमाइंडर का ऑपरेटर है, प्लस का है, माइनस का है, ये सभी हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो इनके आगे एसोसिएटिविटी लिखी है, मीन्स कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे और कौन से एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हैं जिनको हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। जैसे अगर आपका प्लस प्लस या माइनस माइनस कहीं पर दिया होता है तो प्लस प्लस और माइनस माइनस को हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, ना कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर आपका प्लस माइनस या डिवाइड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो ये आपका कैसे सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। अगर आपका कहीं पर जो है ये जो आपको हमने बताया था टर्नरी ऑपरेटर है या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर या प्लस इक्वल ऑपरेटर, माइनस इक्वल ऑपरेटर या फिर आपका ये मल्टीप्लाई इक्वल ऑपरेटर, ये सभी आपके जो सॉल्व किए जाते हैं ये राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस ऑपरेटर की कैसी एसोसिएटिविटी होती है। जैसे मान लीजिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पूछा तो ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, कंडीशनल हमारा राइट टू लेफ्ट काम करता है, लेकिन बाकी ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ये सभी हमारे लेफ्ट टू राइट, यानी पहले आपको लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ सॉल्व करते हुए आगे जाना होगा। और साथ ही साथ इनका प्रेसिडेंस भी याद रखना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ऑपरेटर का कैसी प्रायोरिटी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम में आने के साथ साथ आपको यह आना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपके पास जैसे एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, वो भी जैसे इसके आगे हम छोटे छोटे से क्वेश्चन बताएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्राम आएंगे और उसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी आउटपुट। तो जब तक इन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं आपको पता होगा कि ये ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसी है और इसका प्योरिटी कैसी है या इसका प्रेसिडेंस कैसा है, तब तक आप इस बात को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा और इसको जब आप यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, तो इनको जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको याद आसानी से हो जाएगा किसको हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं और किसको लेफ्ट टू राइट, और किसको हमें पहले सॉल्व करना है, किसको हमें बाद में सॉल्व करना है। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और आपका प्लस माइनस है, तो किस एक्सप्रेशन को आप पहले सॉल्व करेंगे और किसको आप बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको आगे क्लियर होंगी। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखिएगा लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है मेन, और मेन के ऊपर मतलब हेडर, एग्जाम में जब पेपर आता है तो वहाँ पे हेडर फाइल लगा के नहीं देते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको मेन से यहाँ तक देखते हैं और पूछेंगे व्हाट विल बी आउटपुट। और आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इतने में ही ध्यान दीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ लिया गया है इंट i इज इक्वल टू 5, j और k, तीन हमने वेरिएबल ले रखे हैं। i में वैल्यू क्या है 5 है, j है और k है। ये तीनों वेरिएबल हमारे इंटीजर टाइप के हैं। इसके बाद j इज इक्वल टू 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। तो याद रखिए वैसे तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, यानी उस जो है मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो पहले आप इसको डिवाइड करते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो अभी प्रीवियस में हमने आपको जो चार्ट दिखाया था, तो मल्टीप्लाई जो आपका ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी इक्वल प्रायोरिटी होती है यहाँ पर। और इसको जब आप एक्सप्रेशन में सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, यानी आपको पहले लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना होगा। तो अगर लेफ्ट टू राइट हम बढ़े तो आई की वैल्यू हमारे पास 5 है और 2 हमारे पास में है, तो 5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आंसर हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जे एंड के। मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जे एंड के, तो ये क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है, तो वहाँ 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग वैल्यूज देंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, और लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने का मतलब है आपने कैसे सॉल्व किया, 2 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो गया, और 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब जे की वैल्यू 5 है, के में देखेंगे क्या है, तो के में यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, इट मीन्स हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। जब आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी 5 आ गई थी, और 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 2.5 आएगा। चूँकि ये इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शनल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर 2.5 नहीं रहेगा, बल्कि राउंड फिगर में कितना रहेगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब जब आपने पॉइंट के बाद 5 है तो इसका मतलब राउंड फिगर में करेंगे तो वो कितना माना जाएगा 3। अब इस जगह से आपका 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो जे की वैल्यू आ जाएगी 5 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऐसे करके ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये मेन दिया है, मेन में लिखा है ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी, ये हमारे पास इतने वेरिएबल हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 2 इंटू बी प्लस प्लस, अब प्लस प्लस बाद में लगा है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है आपका पहले ये क्या करेगा एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ए इज इक्वल टू 6 आएगा। और नीचे लिखा है सी इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू जो हमारी थी वो यहाँ पर आने के बाद में 3 थी, लेकिन 3 होने का मतलब ये है कि जैसे अगर इसको एक बार फिर से हम देखें तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 कर देंगे आंसर 6 आएगा, लेकिन 6 आने के बाद में बी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब बी में एक इंक्रीमेंट होने का मतलब बी की वैल्यू इसी जगह पर 4 हो चुकी है। जब आप नीचे आए, नीचे वाले एक्सप्रेशन में आए, तो यहाँ 2 इंटू प्लस प्लस बी है। अब बी ऊपर से ही आया था 4 होकर के, इसी वाले एक्सप्रेशन से 4 हो गया था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ उसे प्लस प्लस पहले मिल गया है। प्लस प्लस हमारा कहाँ मिले है पहले मिल गया, तो यानी 4 और प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 5। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 इंटू 2 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10, और ये 10 आपका सी में चला जाएगा। तो ऐसे आपका जो आंसर आएगा वो ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10 आएगी। तो ये सब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इनको अगर आपने क्लियर किया तो आगे आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 4 लिखा है। अब यहाँ पर b प्लस प्लस है, b की वैल्यू 3 है, प्लस प्लस बाद में लगा है मतलब अभी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, b की वैल्यू 3 है। c में कितना है 4 है, 3 प्लस 4 मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब a की वैल्यू 7 आ गई है, लेकिन b में इंक्रीमेंट हो गया, यानी b की वैल्यू अब 3 से कितनी हो गई 4 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आकर के यहाँ पर a की वैल्यू 7 हो चुकी है, और यहाँ लगा है प्लस प्लस c, तो c कितना है 4 है, और 4 में प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 5, यानी 7 प्लस 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ऐसे करके आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको क्लियर करना होगा, पढ़ना होगा। तो आज के लिए हम अपना ये क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चीज़ हम आपको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।